नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार से 2050 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऋण ब्याज दरों में वृद्धि की। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास द्वितीय योजना के मसौदे को अधिसूचित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इक्विलाइजेशन लेवी की प्रोसेसिंग के लिए नए मानदंड जारी किए। एक भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और जलवायु असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार एक देश के गरीब लोग उत्सर्जन कम करते हैं लेकिन नुकसान ज्यादा उठाते हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अंक में AMR की, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार की वजह से 2050 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं। ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा AMR के पर्यावरणीय आयामों पर जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है। AMR पहले से मनुष्यों, जानवरों, पादपों के स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, फफूंद या अन्य परजीवी जैसे कि सूक्ष्मजीव उन पर रोगाणुरोधी उपचार के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिनसे कि वे पहले ही समाप्त हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो सूक्ष्मजीव ऐसे प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आकर प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते हैं जो पर्यावरण में उत्पन्न हुए हों या फिर प्रवेश कर गए हों। आपको बता दें कि जब रोगाणुरोधी पर्यावरण में छोड़े जाते हैं तो कई तरह से नया AMR विकसित हो सकता है, जैसे कि सचल आनुवांशिक तत्वों द्वारा स्वतः प्रवर्तित उत्परिवर्तन, अधिग्रहण और संचरण द्वारा। इसके अलावा पर्यावरण और पादप, पशु या मानव से जुड़े जीवाणु के बीच क्षैतिज जीन स्थानांतरण की घटनाओं द्वारा। AMR संबंधी चुनौतियां पृथ्वी के तिहरे संकट से निकटता से जुड़ी हुई हैं और ये संकट हैं जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण तथा अपशिष्ट। AMR के विकास और पर्यावरण में प्रसार के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: फार्मास्यूटिकल्स और अन्य रासायनिक विनिर्माण, कृषि एवं खाद्य उत्पादन और स्वास्थ्य देखभाल। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का संचरण और प्रसार पॉइंट सोर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके प्रसार में क्षणिक और प्रसारित स्रोत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्षणिक और प्रसारित स्रोतों में कृषि जल अपवाह, वायुजनित संचरण, वन्यजीव प्रवासन आदि शामिल हैं। इसमें पॉइंट सोर्स वो हैं जिनकी कोई एक पहचान किए जाने योग्य स्रोत होता है। इस रिपोर्ट में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण की तरह एक संगठित प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। AMR राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में पर्यावरण संबंधी विचारों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त शासी योजना निर्माण और कानूनी ढांचे का सृजन किया जाना चाहिए। एकीकृत जल प्रबंधन में सुधार के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पर्यावरण की निगरानी और निरीक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक मुद्रास्फीति की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऋण ब्याज दरों में वृद्धि की है। MPC ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है, जिससे कि रेपो रेट बढ़कर 6.5% हो गई है। उच्च कोर या अंडरलाइंग मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से रेपो रेट में वृद्धि की गई है। रेपो रेट बेसिकली वो दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कम अवधि के लिए निधि प्रदान करता है। रेपो रेट में वृद्धि बैंकों को RBI से धन उधार लेने से रोकती है, जिससे कि बाजार में पूंजी का प्रवाह कम होता है और इससे RBI को मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव है। इसमें अस्थिर प्रकृति वाले खाद्य और ऊर्जा के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान मर्चेंट्स पेमेंट के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। शुरुआत में ये सुविधा चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर केवल G20 देशों के यात्रियों को दी गई है। UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। NPCI को RBI विनियमित करता है। ये IMPS अवसंरचना पर आधारित है
और किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच धन के तत्काल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है मुद्रा प्रबंधन। QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों की एक पायलट परियोजना है। ये एक कैशलेस सिक्का वितरण मशीन है। कोई भी व्यक्ति एक QR कोड स्कैन करके UPI से भुगतान करके कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकेगा। QCVM यानी कि QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन सिक्के लेने के लिए कागजी मुद्रा देने और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। अगली खबर वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई है। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास द्वितीय योजना के मसौदे को अधिसूचित किया। विवाद से विश्वास द्वितीय योजना सरकार और सरकारी उपक्रमों के अनुबंध से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एक स्वैच्छिक समाधान योजना है। इसमें अनुबंध से जुड़े ऐसे विवादों का निपटान किया जाएगा जिन पर मध्यस्थता निर्णय को किसी अदालत में चुनौती दी गई हो। इस योजना के संबंध में घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। योजना में 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा। ये योजना उन विवादों पर लागू होगी जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार है या फिर उसके कई निकाय हैं, और उन निकायों में शामिल हो सकते हैं केंद्र की सभी स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम, केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उनकी सभी एजेंसियां या उपक्रम तथा मेट्रो ट्रेन जैसे संगठन जिनमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी है। इस योजना में राज्य सरकारों के साथ विवाद अथवा किसी अन्य निजी फर्म के साथ विवाद को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा समाधान के तहत विवाद के लंबित रहने के स्तर के आधार पर एक श्रेणीबद्ध निपटान की व्यवस्था की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए योजना को गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना में केवल घरेलू मध्यस्थता को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को। योजना के लाभ इसलिए भी हैं क्योंकि पुराने विवादों और मुकदमों के बोझ को ये कम करेगी, सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाएगी, अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति में सुधार करेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाएगी। अगली खबर कर सुधार से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इक्विलाइजेशन लेवी की प्रोसेसिंग के लिए नए मानदंड जारी किए हैं। ये प्रावधान इक्विलाइजेशन लेवी विवरण संबंधी केंद्रीकृत प्रसंस्करण योजना 2023 का हिस्सा है। ये योजना वित्त अधिनियम 2016 के तहत प्राप्त विवरण की प्रोसेसिंग से संबंधित है। आपको बता दें कि वर्तमान में इक्विलाइजेशन लेवी विवरणों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं। इससे विशेष रूप से धन वापसी के लिए किए गए दावों के संबंध में कुछ अनिश्चितताएं भी पैदा हुई हैं। इक्विलाइजेशन लेवी एक प्रत्यक्ष कर है। इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के लिए 2016 में प्रस्तुत किया गया था। इसे गूगल टैक्स भी कहा जाता है। वर्ष 2016 में भारत में अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान पर 6% इक्विलाइजेशन लेवी का आरंभ किया गया था। 2020 में इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। नई लेवी के तहत किसी अनिवासी ईसीओ द्वारा किसी निवासी भारतीय या भारत में स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनियों को ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवा प्रदायगी से प्राप्त सकल राजस्व पर 2% कर लगाया गया है। इन संशोधित मानदंडों की विशेषताएं ये हैं कि आयकर विभाग का केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र ईएल विवरणों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग करेगा। प्रत्यक्ष संपर्क के बिना संवाद के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2 स्तंभ आधारित समाधान प्रस्तुत किए हैं। भारत सहित लगभग 138 देशों ने इस पर सहमति प्रकट की है। इसे अपनाने के बाद ये भारत में ईएल जैसे एक तरफा उपायों या लेवी की जगह लेगा। स्तंभ 1 के तहत लगभग 100 सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ अर्जक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रेजिडुअल लाभ का 25% उन बाजार अधिकार क्षेत्रों में दोबारा आवंटित किया जाएगा जहां कंपनियों के उपयोगकर्ता स्थित हैं। वहीं स्तंभ 2 के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉर्पोरेट मुनाफे पर 15% का वैश्विक न्यूनतम कर आरोपित किया जाएगा। ये कर उन एमएनसीज पर लगाया जाएगा जिनका वार्षिक वैश्विक राजस्व 750 मिलियन यूरो से ज्यादा होगा। एक भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये खबर विज्ञान एवं तकनीकी की दुनिया से संबंधित है। अग्निकुल कॉस्मोस नामक एक स्टार्टअप ने अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट के लिए उड़ान स्वीकृति परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्निकुल IIT मद्रास में इंक्यूबेट हुआ एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। अन्य रॉकेट इंजनों के विपरीत अग्निलेट को एक ही चरण में बनाया गया था।
इससे उन हजारों पुर्जों की जरूरत नहीं पड़ी जिन्हें आमतौर पर एक पारंपरिक रॉकेट इंजन में जोड़ा जाता है। ये एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है। ये ईंधन के रूप में कमरे के तापमान पर तरल हुए केरोसिन और सुपर कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है। परीक्षण के दौरान इसने 6 किलो न्यूटन का सी लेवल थ्रस्ट उत्पन्न किया था। अग्निलेट इंजन कंपनी के प्रक्षेपण यान अग्नि बाण को शक्ति प्रदान करेगा। ये यान 300 किलोग्राम तक के पेलोड को निम्न भूकक्षा में ले जाने में सक्षम है। नवंबर 2022 में हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम एस के बाद अग्निबाण किसी निजी फर्म द्वारा प्रक्षेपित दूसरा रॉकेट होगा। इससे पहले अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा में भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन किए गए और संचालित किए जाने वाले रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का भी शुभारंभ किया था। ये विशेष रूप से लिक्विड स्टेज नियंत्रित प्रक्षेपण में सहायता के लिए बनाया गया है। साथ ही ये प्रक्षेपण के दौरान प्रमुख उड़ान सुरक्षा मापदंडों की निगरानी के लिए इसरो की रेंज ऑपरेशंस टीम की आवश्यकता को भी संबोधित करेगा। जलवायु असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार एक देश के गरीब लोग उत्सर्जन कम करते हैं लेकिन नुकसान ज्यादा उठाते हैं। जलवायु असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब नामक संगठन जारी करता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु असमानता के अलग अलग आयामों को रेखांकित करना है और साथ ही जलवायु असमानताओं से निपटने के लिए मार्ग बताना है। इस रिपोर्ट में कई मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले 10% लोग कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। एक देश के भीतर गरीब और अमीर लोगों द्वारा कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर देशों के बीच उत्सर्जन के अंतर से ज्यादा पाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन गरीब देशों में निम्न कृषि उत्पादकता के साथ साथ जल संकट और जल असुरक्षा की स्थिति को और गंभीर करता है। शीर्ष वैश्विक उत्सर्जकों द्वारा उत्सर्जन की तुलना में गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्बन बजट अपेक्षाकृत कम रहता है। इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि सभी देशों में जलवायु असमानता से संबंधित आंकड़ों को जुटाने और उनका संग्रह करने में पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अतिरिक्त मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाने से निम्न कार्बन निवेश के वित्त पोषण में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विकासशील देशों को भी अमीरों से ज्यादा वित्त प्राप्त करने के लिए अपनी घरेलू कर प्रणाली में सुधार करने चाहिए। सभी आय वर्गों और समृद्ध समूहों में जलवायु एवं विकास नीतियों के अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों प्रकार के प्रभावों को व्यवस्थित रूप से जांच की जानी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। धन्यवाद प्रस्ताव संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के सदनों को एक साथ संबोधित करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति को उसके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर मतदान होता है। संसद सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तावित करके अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित नहीं होने को सरकार की पराजय यानी सरकार की हार के रूप में देखा जाता है और इस पर सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो माना जाता है कि वर्तमान सरकार को आगे सरकार चलाने की अनुमति है। अगला टॉपिक है एल्डरमैन, यानी कि वो मनोनीत सदस्य जो महापौर से दर्जे में छोटे लेकिन सामान्य पार्षद से ऊंचे दर्जे के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संविधान नगरपालिका के एल्डरमैन्स को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। संविधान के अनुसार नगरपालिका का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगरपालिका सदस्य के रूप में नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं है। एल्डरमैन किसी नगर परिषद या नगरपालिका निकाय के सदस्य को कहा जाता है। इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर होती हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार उपराज्यपाल निगम के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। एल्डरमैन्स स्थायी समितियों के चुनाव दिल्ली नगर निगम की इन हाउस और वार्ड कमेटी की बैठक में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस गीबा को भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान भारत ने लॉन्च किया है। गीबा भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वच्छ मोबिलिटी विकल्प के रूप में जैव ईंधन के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करने में मदद करेगा। इसके प्रमुख हितधारकों में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आदि शामिल हैं। जैव ईंधन को बायोमास के रूपांतरण से उत्पादित तरल, ठोस या गैसीय ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बायोमास के रूपांतरण से प्राप्त जैव ईंधन के उदाहरण हैं गन्ना या मक्का तथा चारकोल या लकड़ी के टुकड़ों से प्राप्त बायोएथेनॉल। इसके अलावा अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन से उत्पादित बायोगैस भी जैव ईंधन का उदाहरण है। भूजल गुणवत्ता। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में भूजल को खारा पाया है। इसमें नाइट्रेट और यूरेनियम की उच्च सांद्रता देखी गई है। खारा जल ताजे जल की तुलना में ज्यादा लवण युक्त होता है, हालांकि ये समुद्री जल की तुलना में कम खारा होता है। नाइट्रेट प्रकृति में पाए जाने वाला एक यौगिक है। जल में नाइट्रेट का उच्च स्तर विशेषकर शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। इसकी स्वीकार्यता सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। ये प्रकृति में कम सांद्रता में मौजूद होता है। पेयजल में यूरेनियम की उपस्थिति नेफ्राइटिस यानी कि किडनी की क्षति का कारण बन सकती है। डिकिंसोनिया। लगभग 2 साल पहले भोपाल के पास खोजा गया जीवाश्म दरअसल मधुमक्खियों का अपघटित छत्ता है। इसके बारे में शुरुआत में ये संभावनाएं प्रकट की गई थी कि ये प्राचीन विलुप्त जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म है। डिकिंसोनिया को पृथ्वी का सबसे प्राचीन जीव माना जाता है। ये लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। ये बेसल जीवों की प्रजाति का एक विलुप्त वंशज है। बेसल जीवों की शारीरिक संरचना में अर्धव्यासीय समरूपता पाई जाती है। इसे प्रारंभिक साधारण जीवों और कैम्ब्रियन में हुए पृथ्वी पर जीवन की व्यापक शुरुआत के मध्य की एक अभिन्न कड़ी माना जाता है। डिकिंसोनिया के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन और चीन में पाए जाते हैं। युवा 20। Y20 G20 का आधिकारिक युवा सहभागिता समूह है। ये समूह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां युवा सक्षम बन सकते हैं, और सक्षम होने के वो क्षेत्र हैं G20 प्राथमिकताओं पर अपने विजन और विचारों को साझा करने में, वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में, अपने विचार प्रस्तुत करने में, तर्क करने और चर्चा करने में और आम सहमति तक पहुंचने में। हाल ही में Y20 की आरंभिक बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक Y20 के कई विषयों की शुरुआत करने के साथ संपन्न हुई है। इसमें कार्य का भविष्य, साझा भविष्य, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और खेल जैसे विषयों को शामिल किया गया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनकी 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और साथ ही वे राष्ट्रपति पद धारण करने वाले पहले मुस्लिम भी थे। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की थी और बाद में इस विश्वविद्यालय को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे आज जामिया मिलिया इस्लामिया के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1926 से 1948 तक जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे थे। वे बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस समिति का गठन 1937 में विद्यालयों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए किया गया था। वर्ष 1956 से 58 तक उन्होंने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भी कार्य किया। वर्ष 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन पंथ निरपेक्ष और संस्था निर्माता के तौर पर याद किए जाएंगे। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो फिजी आजकल चर्चाओं में है। फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी चर्चा में इसलिए है क्योंकि फिजी के उप प्रधानमंत्री ने जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को पूरा करने में भारत के साथ भागीदारी की आशा व्यक्त की है। फिजी मेलानेशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में लगभग 330 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ये हवाई और न्यूजीलैंड के बीच ओशिनिया में स्थित है। वितिलेवु और वनुवालेवु नामक 2 प्रमुख द्वीप मिलकर फिजी के कुल भूभाग के 87% हिस्से का निर्माण करते हैं। फिजी का उच्चतम बिंदु माउंट तोमनीवी है। ये एक मृत ज्वालामुखी है। दूसरा प्रमुख चर्चित स्थल है घृष्णेश्वर मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में देवगिरी किले और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लाल पत्थरों का उपयोग करके किया गया है। मंदिर के शीर्ष पर 5 स्तरीय शिखर हैं
मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। और अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। एलोरा की गुफाएं 6ठी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनी हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चरणद्री पहाड़ियों में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। इस स्थल को हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों तथा अन्य स्मारकों के लिए जाना जाता है। ये 34 गुफाओं का एक समूह है। इनमें से 17 गुफाएं हिंदू धर्म से, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म शैलकृत मठ गुफा परिसरों में से एक हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।